मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात। क्या हाल है आपके मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप ठीक ठाक हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? तो आइए जरा हम जो नंबर ऑफ फैक्टर्स की कहानी पढ़ रहे थे उसी पे आगे चलते हैं। प्लीज सॉल्व करें। दीपक एक बार यूं करियो। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले तो आप ये देखा करें कि 240 के फैक्टर क्या क्या हुए। तो आप वही करेंगे, 80 तिये 240। 80 का मतलब 16 गुना 5, तो सर ये हो जाएगा 16, यानी 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। सर ये कहानी सेट हो गई। अब सर ये देखना कि इनमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। तो बेटे 2 की पावर 4 के फैक्टर कौन से हैं? 2 की पावर 0, 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। हाँ है ना? अब मेरे बच्चे इस बात का ध्यान रखना कि जब किसी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर को किसी दूसरे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर से गुना करेंगे तभी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूँ। जब आप किसी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर को किसी दूसरे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर से गुना करेंगे तो ही परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बन पाता है यहाँ पे। हाँ है ना? जैसे 2 की पावर 0 क्या होता है? एक। एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, सब कुछ लिख सकते हैं एक को। हाँ है ना? 2 की पावर 2 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 3 नहीं है। 2 की पावर 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। भाई 2 की पावर 4 16 किसका बना? 4 का। हाँ है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? आवाज डबल आ रही है? अब ठीक आ रही होगी। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा? केवल एक। यहाँ कौन सा? केवल एक, क्योंकि ये नहीं। तो 1 2 3 फैक्टर यहाँ हो गया, एक फैक्टर यहाँ हो गया और एक फैक्टर यहाँ। तो 3 एकम 3 एकम 3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है वो कितने हैं? 3। 3 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है। ऑल ओके सर? करें प्लीज।
देखिए जी, 240 को क्या लिख सकते हैं जी, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। हाँ है ना, क्लियर है। इसके फैक्टर क्या हुए जी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। हाँ है ना। अब कहानी ये है कि परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो बताया बेटा एक ऐसा नंबर है 2 की पावर 0 एक होता है, एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब भी है परफेक्ट स्क्वायर भी। उसका 2 की पावर 3 परफेक्ट क्यूब बनेगा, यहाँ ये वाला 3 की पावर 0 परफेक्ट क्यूब बनेगा, यहाँ 5 की पावर 0 परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो एक और एक दो फैक्टर यहाँ हो गए, एक फैक्टर यहाँ हो गया, एक फैक्टर यहाँ, तो 2 एकम 2 एकम 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए जी, तो क्या आप मेरी बात से सहमत है? तो दो ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब है। बताइए जी। देखिए मेरे भाई, इन्हीं सवालों पे एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। जैसे यही एक क्वेश्चन था और इसमें आपसे पूछा गया था कि भाई बताइए इसमें कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका तरीका ये होता है मेरे बेटे कि जो पावर है ना, अगर स्क्वायर ढूंढ रहे हो तो 2 से भाग दे दो, और ये देखिए कि कितने तक एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 दूनी 4, 2 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो 2 में 1 जोड़ दो। ठीक है जी, क्योंकि 2 तो पावर ये वाली हो गई और एक 2 की पावर 0 होगी। अब जैसे ये एक 2 से भाग जाएगा नहीं, तो कहाँ तक भाग जा रहा है, 0 2 0 0, 2 एकम 2, फिर 2 आता है, यहाँ तो 1 है, 0 में 1 जोड़ दो, 1 आया। या इसे भी 2 से भाग दोगे तो ना जाने की 0, फिर 1 अपनी तरफ से जोड़ दो, 1 है। तो इस तरीके से निकालते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ परफेक्ट क्यूब निकालना हो तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करो, जो यहाँ पावर उसे 3 से भाग दो, और ये देखिए एग्जैक्ट कहां तक जा रहा है, तो 3 एकम 3, एक एक बार ही गया, 1 अपनी तरफ से जोड़ दो, 2 आया। यहाँ 3 से नहीं गया सर, 0 ही रह गया, तो 1 अपनी तरफ से जोड़ दो। इसे 3 से भाग दोगे, नहीं गया सर, 0 ही रह गया, 1 अपनी तरफ से जोड़ दो, तो 1 1, तो 2 गुना 1 गुना 1 यानी आंसर आ गया आपका 2। समझे भैया? ऐसे ही अगर यहाँ पूछ रहा है कि पूर्ण घन कितने क्यूब, तो करना क्या है कि जो पावर है उसे 3 से भाग देना। 3 दूनी 6, 2 पावर 2 पे गया, 1 अपनी तरफ से जोड़ दो, 2 2 और 1 3। यहाँ 8 8 को 3 से भाग दे दो, तो 3 दूनी 6, 1 अपनी तरफ से जोड़ दो। यह 4 है, 4 को 3 से भाग देंगे, 1 1 अपनी तरफ से जोड़ दो, तो 3 3 9 दूनी 18। यानी मेरे प्यारे बच्चों 18 ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। बताइए जी।
देखिए मेरे बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर जो है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करिए, 15 को 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, 7 गया, एक अपनी तरफ से जोड़िए, 7 और 1 8। 7 को 2 से भाग दीजिए, 3 गया, 3 में एक जोड़िए अपनी तरफ से, 4। 3 है, 3 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक ही आया, एक अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, एक और एक 2, तो 8 चौक 32 दूनी 64। यानी 64 ऐसे फैक्टर है मेरे प्यारे बच्चों इसके, जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। ये ऑप्शन। बताइए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। राजू बेटा नीचे चले जाओ। देखिए जी, बेहद खूबसूरत सवाल है। आप प्रयास करेंगे तभी सोल्व होगा, बिना मेहनत के नहीं बनेगी मेरे बेटे बात। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कहता है इसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर ज्ञात करिए, क्या होगा, है ना। सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर निकालिए। तो कैसे किया जाए मेरे बच्चे, यहां से 3 की पावर 13 कॉमन ले लेते हैं एक बार। तो यहां बचेगा कितना, 3 की पावर 1, हाँ या ना, और यहां बचेगा सिर्फ 1, यानी 3 की पावर 0 -12। इसमें तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता। भाई गौर से देखेंगे तो यहाँ है 3 की पावर 14, यहाँ 3 की पावर 13, मैंने 3 की पावर 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा। तो ये 3 की पावर 13 गुना 3 और 1 4। 12 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4। तो पूरे में से अगर मैं 3 गुना 4 कॉमन ले लूं, तो यहाँ क्या बचा, 3 की पावर 12, और यहाँ क्या बचा जी, 1। यहाँ क्या बचा मेरे बच्चे, 1। पहले इतनी बात को समझिए, फिर आगे बताएंगे। कर पाए क्या इतना? अब ध्यान दीजिए, इस 3 की पावर 12 - 1 को समझाता हूं। देखिए आप 3 की पावर 12 को 3 की पावर 6 की पावर 2 -1 की पावर 2 लिख दें तो कोई बुराई है आपको कैसा लिखते हैं? हाँ है ना। ठीक है जी।
मेरे बच्चे ये फार्मूला आपको पता ही है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, तो आप कहेंगे जी हाँ सर पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, समझते। तो इस फार्मूले को अप्लाई करना है ए स्क्र माइनस बी स्क्र को, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो 3 की पावर 6 होता है 729, में से एक गया 728, हाँ जी, गुना में ये 729 और एक 730। क्लियर है जी यहाँ तक की बात। अब इसके और फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सबसे बड़े प्राइम फैक्टर चाहिए। तो 728 किससे भाग जा रहा है जी, 4 से चला जाएगा, 8 नहीं 72, 8 से चला जाएगा, तो 8, 8 नहीं 72, 8 एकम 8, 13 7 91। यानी इसको हम लिख सकते थे 3 गुना 4, और इसको 2 टुकड़ों में लिखा तो इसको 8 91 को लिख सकते हैं 7 गुना 13। 730 को क्या लिख सकते हैं, 73 गुना 10 ही लिख सकते हैं, और तो कोई टुकड़ा टूटेगा नहीं, क्योंकि 73 तो टूटेगा नहीं। तो अब कह रहा था सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर बताइए इनमें से कौन सा है। तो भाई इस वाले एक्सप्रेशन के जब हमने फैक्टर किए तो ये वाले फैक्टर बने 3 4 8 7 13 73 10, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर सबसे बड़ा कौन सा बन रहा है, 73। तो बस ये मेरा आंसर आ गया कि जी 73 मेरा सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर होगा, हाँ है ना। देखिए कुछ गधे हैं, उल्लू के पट्टे हैं, उनको कुछ बात का मतलब नहीं। सर शाम की क्लास कब स्टार्ट होगी, सर हमारी बातों का जवाब, अरे गधे के बच्चे पढ़ लेना, जो जरूरी है वो क्यों नहीं समझने पे ध्यान दे रहा बे, सुअर है क्या दिमाग से। नेहा पूछ रही प्राइम फैक्टर मीनिंग। तो देख मेरे बच्चे, प्राइम फैक्टर क्या होता है, आप सवाल पूछे कोई जवाब दे। हरामजादे ऐसी चीजें पूछेंगे, शाम की क्लास स्टार्ट नहीं हो, अरे उल्लू के पट्टे, तेरे से सिलेक्शन नहीं होगा जीवन में भी, जा। जब तेरे दिमाग में एक कीड़े है कि शाम की, अब जो समझा रहे इसको मत समझ लियो। अजीब टाइप के सुबह सुबह माथा पीटना शुरू करते हैं हरामजादे। प्राइम फैक्टर क्या होता है मेरे बच्चे, देखो, देखिए जो पढ़ने बैठा है, जो सिर्फ पढ़ना चाहता है, वो जितने मर्जी डाउट पूछे हम आंसर देते ही उसके डाउट के। आप ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, रोज वही काम, कौन आपको बता देगा। इसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी ऐसे फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, वो प्राइम कहलाते हैं। एक फैक्टर वो एक हो और एक फैक्टर वो एन हो। यानी ऐसे फैक्टर जिनके केवल दो ही फैक्टर बन पाते हो, या ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर हो पाते हैं, एक नंबर, एक फैक्टर वो नंबर खुद होगा और एक फैक्टर उसका एक होगा, वो प्राइम फैक्टर हुए। जैसे इस सवाल की बात करें कि भाई इसमें प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 3 प्राइम फैक्टर है। 4 नहीं है, क्योंकि 4 को 2 गुना 2 लिखा जा सकता है। 8 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 73 प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर 1 2 3 4, तो इनमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा था, 73। तो यही तो पूछ रहा था, हाँ है ना। एक भाई कह रहा है कि 69 उत्तर क्यों नहीं होगा, मतलब आप बता दें क्या क्यों नहीं होगा। बड़ा सारा कमेंट कर रखा, 69 क्यों नहीं होगा, 69 क्यों नहीं होगा, 83 क्यों नहीं होगा। क्या 69 इसमें कहीं यूज हो रहा है, अगर 69 यूज नहीं हो रहा या 79 यूज नहीं हो रहा, तो 79 कैसे हो जाएगा उसका फैक्टर, एक प्राइम नंबर नहीं है। करिए भैया।
हो, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। माफ करिएगा मेरे बच्चे, माइक ऑफ हो गया था। सवाल में कह रहा है कि इसके कितने ऐसे धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्याएं द्वारा विभाज्य होगा। मतलब जैसे मैं कहूं कि यार 6 जो है वो कितनी संख्याओं द्वारा भाग होगा, तो 1 से ही भाग होगा, 2 से ही भाग होगा, 3 से ही भाग होगा, 6 से ही भाग होगा। और ये है क्या बेसिकली 6 के, तो आप कहेंगे सर ये 6 के फैक्टर है। तो कोई भी नंबर किससे डिवाइड होता है, अपने सभी फैक्टर से। तो हमें इसके सारे वो फैक्टर निकालने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर। तरीका सिखा ही दिए हम आपको। हाँ है ना, क्या तरीका सिखाए भैया। 9 को 2 से भाग दो, क्या आया 4, 4 में 1 जोड़ दो 5। 7 को 2 से भाग दो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो 3 आया एग्जैक्ट, 3 में 1 जोड़ा 4। 4 को 2 से भाग दो, 2 आया, 2 में 1 जोड़ा 3। 3 को 2 से भाग दो, 1 आया, 1 में 1 जोड़ा 2। तो 5 चौक 20 दिए, 60 दूनी 120। ये मेरा आंसर आ गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों 120 जो होगा वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे 120 इस नंबर के, तो यानी इतने नंबर से डिवाइड हो गए। करिए, बताइए। बच्चे ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए कितने होंगे। तो एक का होगा सर, एक ही होगा फैक्टर। 4 के 1 2 और 3, सॉरी माफ करिए, 1 2 और 4 फैक्टर होंगे, यानी 3 फैक्टर हुए। 9 के 1 3 और 9 फैक्टर हुए सर, 3 फैक्टर। 16 के सर 1 2 4 8 16, 5 फैक्टर हुए। 25 के 1 5 25, 3 फैक्टर हुए। तो आपने देखा क्या, क्या खूबसूरत संबंध देखा इनके बीच में कि सर ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये सारे के सारे मेरे बच्चों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, ये सारे के सारे अगर मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, तो इनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, इसके 1 फैक्टर, इसका 3 फैक्टर, इसका 3 फैक्टर, इसका 5 फैक्टर, इसका 3 फैक्टर, तो इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है मेरे बच्चे वो सारे के सारे ओड हैं, विषम हैं। इसके गुणनखंडों की जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो सारी की सारी विषम है। हाँ है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्या कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर या संख्या
के गुणनखंडों खंडों की संख्या सदैव गुणनखंडों की संख्या सदैव ही विषम होती है, ओड होती है। ओड होती है यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो हमेशा ही ओड नंबर में होंगे। तो अब इस सवाल को सोल्व करिए आप। आइए जी, कहती पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या एक विषम है? तो उन्हीं की होगी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो 1 हुआ, 4 हुआ, है ना, 9 हुआ, 16 हुआ, ऐसे। तो आप ये देखो कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे पढ़ते जाओ। कहां तक जाएगी ये गिनती? भाई 10 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। लेकिन उसने कहा कि पहले 100 प्राकृतिक संख्या यानी 100 लेने हैं, 100 नेचुरल नंबर लेने हैं, तो 1 से 10 तक की गिनती आएगी। यानी 10 संख्याएं ऐसी होंगी 1 से 100 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी, और उनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। हाँ है ना? करिए। देखिए जी, 160 से छोटे नेचुरल नंबर पकड़ने। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग होगा, ऐसे चलते चलते 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग, 12 का वर्ग होगा 144। 13 का वर्ग लोगे मेरे बच्चे तो वो आएगा 169।
लेकिन हमें 160 से कम चाहिए, तो ये तो होगा नहीं सक्सेस, तो 1 से लेके 12 तक के नंबर लेने पड़े। ऑप्शन डी सही उत्तर है। करिए जी, थोड़ा फास्ट रखिए। दे रहा है। देखिए जी, 300 से कम पे जाना है तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, भाई 300 के आसपास जाएगा, 15, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग होता है 324, है ना मेरे बच्चे। 17 का वर्ग होता है 289, 289। तो हमें 300 से कम रखना था, तो ये होगा नहीं, तो 1 से 17 तक सेटिंग बैठेगी, यानी ऑप्शन सी। बताइए, कह रहा है एक अंक की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है। हाँ है ना। तो 3 क्या है अपने आप में? एक प्राइम नंबर है ना, ओड नंबर है। 3 क्या है? ओड नंबर है। और किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड में कब हो सकते हैं? जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं जो एक डिजिट के हो? तो भैया 1 है, 4 है और 9, यही है। लेकिन एक का तो एक ही रहता है फैक्टर, इसलिए तो लफड़ा ही खत्म। तो 4 और 9 यानी दो संख्याएं ऐसी हैं, एक अंक की दो संख्याएं ऐसी है जिनके 3 गुणनखंड होंगे। जैसे 4 के फैक्टर करना चाहोगे आप, तो क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर 1, 2, 4। 9 के कितने हो जाएंगे जी? 1, 3, 9। करिए जी। कर गया है? हो गया। दो अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है? तो मेरे बच्चे, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 से जाओगे तो 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6, 9 का वर्ग 81, क्योंकि इसका 10 आ जाएगा, उसका वर्ग 100, वो 3 अंकों का हो जाएगा, हमें तो 2 ही अंकों का चाहिए। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 3, 3, 6, 6 संख्याएं। आयला आय अच्छा 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 अच्छा, माफ करना कि जिनके केवल 3 गुणनखंड है। मैं सवाल को समझ नहीं पाया। जिनके केवल 3 गुणनखंड है, आइए इस बात को समझिए। अगर मान लीजिए P एक प्राइम नंबर है, मान लीजिए मेरे बच्चे P एक प्राइम नंबर, माफ करिएगा मुझे उसमें मैं पढ़ नहीं पाया सवाल, यानी P एक अभाज्य संख्या है। अगर P एक अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, और अगर आप P स्क्वेयर करेंगे, यानी किसी प्राइम नंबर का स्क्वेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके केवल 3 ही गुणनखंड होंगे। P स्क्वेयर किस किस से डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, P से डिवाइड होगा और P स्क्वेयर से। यानी किसी प्राइम नंबर का स्क्वेयर करने पे जो वैल्यू आती है ना, उसके हमेशा 3 ही फैक्टर आते हैं। उसके हमेशा मेरे बच्चों 3 ही फैक्टर निकल के आते हैं। तो अगर आप यहां आएंगे तो कह रहा है दो अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो भाई वैसे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ये ऐसे नंबर है कि इनका वर्क करोगे तो 2 अंकों की संख्या बनेगी, लेकिन 2 अंकों की संख्या चाहिए और उसके केवल 3 फैक्टर चाहिए। तो केवल 3 फैक्टर तभी होंगे जब किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर होंगे। तो प्राइम नंबर 5 है और प्राइम नंबर 7 है, तो यानी 25 बनेगी और 7 कर 49, यानी 25 और 49 ऐसे नंबर होंगे जिनके केवल 3 फैक्टर होंगे, 49 के एक साथ 49। समझते मेरी बात को? करिए। हो गया। परसेंटेज क्या आगे लगा दियो। और एक बार अशोक जी से पूछिए क्लास नोट्स का क्या अपडेट है, कब तक आएगा। देखिए जी, 3 अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है, जिनके केवल 3 फैक्टर है जी, समझने का प्रयास करिए। 3 फैक्टर केवल उसी के होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। तो भैया 3 अंकों की कहां से संख्याएं शुरू होती हैं जी? 10 से, 10 के वर्ग से लेते हैं। और भैया आगे कहां तक जाएगी? आप जानते हैं 32 का वर्ग करोगे तो 1084 होता है, वो 4 अंकों का चला जाएगा, यानी 31 के वर्ग तक आएगा। लेकिन यानी ये जितने भी इनके स्क्वायर होंगे ये सारे के सारे 3 डिजिट के होंगे, हाँ है ना। लेकिन आपको कौन से चाहिए? आपको वो चाहिए जो प्राइम नंबर के स्क्वायर हो। तो प्राइम नंबर 10 के बाद कौन सा आएगा? 11 आएगा। 11 के बाद कौन सा आएगा? 13 आएगा। 13 के बाद आएगा 17। 17 के बाद 19। 19 के बाद आएगा सीधा 21 भी नहीं आएगा, 23 आएगा। 23 के बाद 25 नहीं आएगा, 29 आएगा। 29 के बाद 31 आएगा। बस यही प्राइम नंबर आएंगे। तो कितने बने? 3 3 6 और 1 7, यानी 7 संख्याएं ऐसी होंगी जिनके 3 फैक्टर होंगे। तो इस तरीके से आगे भी आप प्रयास कर लीजिएगा, आप आगे सवाल कर लेंगे इसे। इसको करिए जी एक बार।
देखिए मेरे बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए। द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विच आर एट सेवंथ एंड नाइन्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग रिजल्ट इन द नंबर n itself, then how many factors of n are? कहता है n कोई नंबर है। मैं मान लीजिए कोई नंबर है 24 ले लेता हूं, ध्यान देना मेरी बात पे। 24 कोई नंबर ले लिया और मैंने कहा यार इसके फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे 1 होगा जी, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। बहुत गौर से समझना, ध्यान से, नहीं तो फिर मैं ट्रिक बता दूंगा, फिर ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप यहां चीजों को बैठा लेंगे मेरे बच्चे तो हमेशा काम ना आएगी। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कोशिश करिए यहां बैठाने की, कॉन्सेप्ट समझने की। कोई बहुत भयंकर होता है तो मैं ट्रिक पे भी आता हूं। तो मेरे बच्चे आप देखेंगे 1 गुना 24 24, 2 गुना 12 24, 3 गुना 8 24, 4 गुना 6 24। यहां से आए शुरुआत से तो ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर, ये चौथा फैक्टर, हाँ है ना। तो शुरुआत से चौथा फैक्टर और आखिरी से चौथा फैक्टर, इनका प्रोडक्ट कितना है? 24। अगर मैं कहूंगी शुरुआत से दूसरा फैक्टर ले लो और आखिरी से दूसरा फैक्टर ले लो, तो इनका प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है? 24। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे कितनी समझ रहे, हाँ है ना मेरे बच्चे। तो ऐसे सवालों में ये रहेगा कि शुरुआत से अगर कोई नंबर है n और हमने इसके फैक्टर करे, तो शुरुआत से अगर सातवां फैक्टर है, सातवां फैक्टर है और आखिरी से भी सातवां फैक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा ही इस n के बराबर होगा। इस पॉइंट को एक बार फिर से मन में बैठाओ, क्योंकि बैठाना समझाना सब आपका काम है, मन ही मन। समझ गए भाई? अब कहानी यह है मेरे बच्चे कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि शुरुआत से सातवां और आखिरी से सातवां का प्रोडक्ट n के बराबर है, तो बताइए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? तो कोई बता सकता है कितने फैक्टर होंगे? आप कहेंगे ऐसे तो नहीं बताया जा सकता सर, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यहां से ही कितने फैक्टर होंगे, यानी शुरुआत से कितने फैक्टर होंगे, ये नहीं बता सकते हम। आखिरी से सातवां ना देके अगर वो ये कह दे कि शुरुआत से 13वां फैक्टर बता दो, तो फिर तो हम निकाल दे। लेकिन अगर वो आखिरी शुरुआत से देगा तो नहीं बनेगी बात। तो एक बात समझिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं 24 के फैक्टर लिखता हूं दोबारा से, आपने कहानी समझ ही ली। 24 के फैक्टर लिखते हैं, तो
24 के फैक्टर लिखते हैं। तो 24 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो देखिए मेरे बच्चे, शुरुआत से तीसरा और आखिरी से तीसरे, इनका प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होगा मेरे बच्चे, इस n के बराबर होगा 24 के। लेकिन अगर शुरुआत से ही गिनती करके दें हम इनकी, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, शुरुआत से थर्ड है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये शुरुआत से सिक्स। तो अगर मैं कहूं कि शुरुआत से तीसरा और शुरुआत से छठा, इन दोनों का प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर है, तो बताइए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, ये आपको बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका तरीका ये होगा कि शुरुआत से तीसरा, शुरुआत से छठा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर है तो इन दोनों को जोड़ लो, 3 जमा 6 और 1 घटा दो, तो 6 3 9, 9 में से गया 8, यानी इसके अंदर टोटल 8 फैक्टर है। इसके अंदर टोटल कितने फैक्टर होंगे मेरे बच्चे, 8। हाँ है ना, कोई नहीं, और आगे बढ़ते मैं कहता हूं यार 36 के फैक्टर बताओ तो लेंगे यार 1, 2, 3, 4, 36 नहीं है, 36 का तो 6 गुना 6 भी होता है ना एक फैक्टर, 42 ले लो यार, समझ नहीं तो 1 गुना 2, 3 से चला जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7, 8 नहीं, 8 नहीं, 14 3 42, 21 दूनी 42, 42 1 42, ये बना। तो अगर मैं लिखूं 1 2 3 6 7 14 21 42, अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मैं आपसे ये कह दूं, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, अगर मैं यहां से कह दूं कि शुरुआत से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, शुरुआत से फोर्थ, शुरुआत से फोर्थ और शुरुआत से फिफ्थ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उस नंबर के बराबर है, तो बताइए इसके अंदर कितने फैक्टर होंगे। तो कुछ नहीं, 4 जमा 5 करना है, 4 जमा 5 करना है, 1 घटा देना, यानी 8 फैक्टर होंगे। आप देख भी रहे हैं इसके अंदर कितने फैक्टर हो रहे हैं, 8। बात आ रही है नहीं आ रही सर? अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यार, बहुत सारे बच्चे कह रहे समझ आया नहीं हमें चीजें, मैं उनको समझा भी देता हूं फिर से, जो अभी गुस्सा कर रहे हैं। वैसे मैंने आपको तरीका बता दिया है कि 7वें और 9वें का मतलब बता दिया, तो 7 जमा 9 करो,
-1 करो, 9 7 16 में से गया 15, यानी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 15। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए, ये कोई नंबर होगा n, यहां हमने इसके फैक्टर कर रखे होंगे, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर, पांचवा फैक्टर, छठा फैक्टर, सातवां फैक्टर, मतलब ऐसे फैक्टर कर रखे होंगे। ऐसे कर रखा होगा। अब मैं कह रहा हूं कि भाई शुरुआत से सातवां फैक्टर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी ये हो गया सातवां फैक्टर, और शुरुआत से नौवां फैक्टर, लेट से ये हो गया नौवां फैक्टर, नाइन्थ फैक्टर। इनका प्रोडक्ट कहता है जी एन के ही बराबर, और मैंने ये बताया कि शुरुआत से सातवां है ना, तो आखिरी से भी सातवां ही होगा, तभी उनका प्रोडक्ट ऐसा आएगा। अगर मेरे बच्चों ये आखिरी से सातवां होगा तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, एक और होगा 6, फिर ये जाके सातवां आएगा। यानी ये आखिरी से सातवां होगा तो इसका मतलब इसके ऊपर कितने और होंगे, 6 और होंगे। इसके ऊपर कितने और होंगे, 6, तभी तो 6 ये हो गया और सातवां ये हो गया। तो 9 में 6 और जोड़ देंगे तो भी कितना आएगा नंबर ऑफ फैक्टर, 15। जिनको समझ नहीं आया करिए। देखिए जी, समझदार के लिए तो कहानी वही है, 43 जमा 47 -1। 43 47 हो गया जी, 90 90 में 1 गया 89, यानी नंबर ऑफ फैक्टर हो गया जी 89। हाँ है ना, जिसको लड़ना है वो लड़े जाए, ये थोड़ा बेहतरीन होगा। एक और रूट एन के बीच एन के 16 गुणनखंड है, तो एन के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन है, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूं, लेट्स से 100 कोई नंबर है, और आप देख रहे हैं कि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, 100 एक नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई पूर्ण वर्ग संख्या, और इसके मैं आपसे कहूंगे फैक्टर निकालिए, तो आप फैक्टर कहेंगे 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 10, फिर आएगा 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25, फिर आएगा 50, फिर आएगा 100। यानी अगर मुझे 100 के फैक्टर लिखने हैं, अगर कोई नंबर 100 है और मुझे 100 के फैक्टर लिखने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 10 लिखूंगा। फिर से क्या दोबारा 10 लिखूंगा? क्या 10 10 दो बार लिखा जाएगा? क्या 10 को दो बार लिखा जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स में? तो आप कहेंगे नहीं, फैक्टर तो एक ही बार हुआ ना। ऐसे तो आप 5 को भी दो बार लिख दो, मतलब थोड़ी 10 10 के बाद लिखा जाएगा सर 20, 20 का 25, 25 का लिखा जाएगा 50, 50 का लिखा जाएगा 100। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो हर हाल में हमेशा ही उसका बीच वाला जो फैक्टर होगा वो उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और अगर आप उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं, तो उसका सबसे बीच वाला जो फैक्टर होगा वो हमेशा ही उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। जैसे 100 है तो 100 का ये स्क्वायर रूट हुआ, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है मेरे बच्चे? 10। हाँ है ना? तो यानी 10 दो बार नहीं लिखा जाएगा, 10 दो बार नहीं लिखा जाएगा, माने बीच में आएगा √100। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान से देखना कि √100 बीच में आएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट हमेशा बीच वाला होगा, हमेशा बीच वाला फैक्टर होगा, बीच वाला फैक्टर होगा, हमेशा बीच वाला फैक्टर होगा। ध्यान देना, हमेशा बीच वाला फैक्टर होगा। बीच वाले से मेरा मतलब है कि अगर इससे इधर 4 फैक्टर है तो इससे इधर भी 4 फैक्टर होंगे। अगर इससे इधर 20 फैक्टर हुए तो इससे इधर भी 20 ही फैक्टर होंगे, क्योंकि हमेशा ही बीच वाला होगा। तो 4 और 4 8, और एक 9 फैक्टर इसके अंदर होंगे। हाँ है ना? तो ऐसे ही मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक नंबर है और उस नंबर के का सबसे बीच वाला जो फैक्टर है, इफ देर आर 16 फैक्टर्स ऑफ n बिटवीन 1 एंड √n, कहता है n के 1 से √n के बीच में 16 फैक्टर है। तो भाई √n इसका मतलब एक फैक्टर है। अगर कोई नंबर n है और आपने इसके ऐसे ऐसे फैक्टर लिखे, ऐसे फैक्टर लिखने चालू करे हैं, ऐसे फैक्टर लिखने चालू किए, तो पहला फैक्टर तो हर एक नंबर का 1 होगा, और सबसे बीच का फैक्टर है √n। हाँ है ना? कहता है जी 16 फैक्टर है इनके बीच में, यानी 1 से और √n के बीच में 16 फैक्टर है। हाँ है ना? आप जानते हैं कि 1 भी तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा। तो मैं अगर 1 से √n के बीच में 16 फैक्टर है, तो अगर मैं इस 1 को भी शामिल कर लूं तो कितने फैक्टर होंगे? 17। तो इसका मतलब ये कितने फैक्टर हुए मेरे बच्चे? 17 फैक्टर हुए। और इधर भी कितने होंगे फिर? 17। तो 17 17 34 और 1 35, यानी कुल मिला के 35 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे जी? 35 फैक्टर। हाँ है ना? कितने फैक्टर होंगे मेरे भाई? 35। देखिए उसने कहा कि 1 और √n के बीच में न, यानी ना तो 1 शामिल कर रखा है ना √n शामिल कर रखा है। फिर से लिख के दिखाता हूं। यानी मेरे बच्चों, ना तो 1 शामिल कर रखा है ना √n शामिल कर रखा है। एक ना 1 शामिल कर रखा है ना √n शामिल कर रखा है, सबसे बीच का रूट वाला है। कहता है इनके बीच में 16 फैक्टर है, तो एक फैक्टर तो ये खुद है। तो अगर इसको भी मिला दें तो √n से लेके, शुरुआत से लेके √n के बीच में कितने फैक्टर होंगे? 17। मतलब शुरुआत से लेके √n तक कितने फैक्टर हुए? 17। तो इसके बाद भी कितने फैक्टर होंगे? 17 17 17 34 और एक फैक्टर ये। तो नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे मेरे बच्चे कितने? 35। है ना? ज्यादा बेटर तरीका ये कि जितने बीच में बोले, बीच में कितने फैक्टर बोले? 16, इसे 2 से गुना करके 3 जोड़ दो। दैट इज योर आंसर। ठीक है? समझ लोगे तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। तो कह रहा है 1 से √n के बीच में 26 गुणनखंड है। तो करो क्या? 26
गुना 2 जमा 3, 26 दूनी 52 और 3 55। हाँ है ना। नहीं तो आपको ऐसे देखना होगा कि सर 1 से रूट n के बीच में 26 फैक्टर है, तो अगर इस एक को भी ले ले तो कितने हो गए 27, तो 27 यहाँ 27 ही आगे होंगे, 27 27 54 और एक ही 55। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। करिए जी। तो भाई 240 के कहता है सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करो। तो मेरे बच्चों अगर एवरेज ऑफ फैक्टर्स चाहिए आपको, एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो बेहद आसान है। क्या करो, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ले लो, ऑल फैक्टर्स यानी सारे गुणनखंडों का योग ले लो, अपॉन में नंबर ऑफ फैक्टर्स ले लो, नंबर ऑफ फैक्टर्स ले लो, सारे गुणनखंडों का योग ले लो बटे में सभी गुणनखंडों की संख्या ले लो। फिर से समझाता हूं भाई, 240 है तो 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। हाँ है ना। सबसे पहले निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो 4 में एक जोड़ा 5 है, 1 में एक जोड़ा 2 है, 1 में एक जोड़ा 2 है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 20। अब मैं कहूं सम निकालो, तो सम निकालने का तरीका बताया भाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये तो सिखा रखे शुरुआत में। तो 16 और 8 24 और 4 28, 2 30 और 1 31, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 चौक 24, 24 गुना 31 है, 24 एकम 24, 24 3 72 और 2 76, 744। यानी सारे फैक्टर्स का सम आ गया 744 और नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 20। रख देते हैं। तो भाई सारे फैक्टर्स का सम आ गया 744 मेरे बच्चे, और नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 20। आप भाग दे दीजिए, दैट इज योर आंसर। है ना, पक्का। अब करिए जी इसे। देखिए भैया, 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल होता है। तो भाई 12 के सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो। तो 4 3 12, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 है, तो 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, तो यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 6। हाँ है ना। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ एन, एन के सभी प्रोडक्ट फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, तो तरीका ये होगा एन। हाँ है ना। एन ले लिया, बहुत सुंदर।
ऑल नंबर ऑफ फैक्टर्स बटे में दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स बटे में दो। जैसे यहां नंबर क्या था 12, यहां नंबर क्या था मेरे बच्चे 12, यहां नंबर था 12 12 लिख लिया जी। 12 के सारे फैक्टर्स लिखिए, बताइए जी क्या थे। तो 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थे जी 6, बटे कर दो जी 2, तो 2 से काटा 3, यानी 12 की पावर 3 और 12 की पावर 3 हुआ 1728। 12 की पावर 3 हुआ 1728, हाँ है ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों 12 के सारे फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट हुआ वो 1728 हुआ। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? 1728। आप कहें कैसे? तो सर कुछ करना ही नहीं है कैसे का। 12 के फैक्टर में 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4। तो देखो 3 गुना 4, 6 गुना 2, 12 गुना 1, सबको प्रोडक्ट करोगे, इसका 12 बना, इसका 12 बना, इसका 12 बना, तो 12 गुना 12 गुना 12, यही तो बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना। करिए भैया। सेम इसी तरीके से 100 के फैक्टर बनाओगे तो 100 को क्या लिख सकते हैं? 10, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा, 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3, 3 तिया 9, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 9। तो प्रोडक्ट निकालना है तो 100 की पावर 9 बटे 2। अब कट नहीं रहा तो घबराइए नहीं, 100 कटेगा। 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 गुना 9 बटे 2, तो 10 की पावर 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। तो चलिए मेरे बच्चे, ये इतना आज आप करिए, बाकी फिर कल इससे आगे की कहानी को मैं बताता हूं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। कर दे फिर से।